हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में इतने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का। इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। ये हमारा सेट नंबर आई थिंक 16 होगा, आप एक बार चेक कर लेना। टोटल सेट की संख्या जो होगी वो 40 होगी, क्योंकि इतना ही शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो एक बार हमारी इस एफर्ट के लिए लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत होगी, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने भी सीजीएल क्रैक किया तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसीलिए हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपके लिए थोड़ा सा अच्छे काम कर रहा हूँ, और आपको थोड़ा फ़ायदा भी हो रहा होगा जहाँ तक मुझे भरोसा है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथमेटिक्स का सवाल जो है वो शुरू हो रहा है। पहला सवाल क्या बोलता है देखना जरा, कि केंद्र O वाला एक वृत्त है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑटोमेटिक शेप ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास PQ जीवा RS पे लंबवत है। जैसे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मान लो, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एक वृत्त हमारा व्यास जिसका नाम है PQ, ठीक है, वो RS पे क्या है, लंबवत है। अगर मैं ये बोलूँ कि मान लो ये तुम्हारा RS हम एक ड्रॉ करते हैं जीवा, तो ये तुम्हारा RS एक जीवा हो गया, ठीक है। मैं एक PQ को ड्रॉ करता हूँ, जो व्यास का मतलब होता है जो सेंटर से पास करे। ये इस पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे PQ, क्योंकि सवाल में यही कह रहा है। PQ जीवा RS पे लंबवत है। PQ RS को T पर प्रतिच्छेद करता है। यदि RS 16 सेंटीमीटर, वेयर इज RS, अगर ये पूरा RS 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। बोलिए, QT अगर 4 सेंटीमीटर, वेयर इज QT, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 4। सवाल में दिया हुआ है। तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी आपको बतानी है, डायमीटर कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आ चुका है। देखो, इस भाई ने चूज भी नहीं करा है, तो ये क्या मतलब, ये बढ़िया सवाल हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो सेंटर है वो तुम्हारा O पॉइंट है। मैं यहाँ से अगर ड्रॉ कर दूं मेरे भाई, तो तुम बोलोगे भैया ये रेडियस R के बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो आप बोलेंगे ये भी एक रेडियस R के बराबर है। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे R में से 4 कम कर दो, जो नीचे वाला वैल्यू है। अब यहाँ पे तुम लगा दो पाइथागोरस, बोलो बोलो। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R-4 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बोलिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो R स्क्वायर, ये देखो R स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूना 8 इंटू R प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। यहाँ से R R कट जाएगा, और यहाँ अगर तुम देखोगे तो 8 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ या फिर नहीं भी निकालूँ तब भी कोई बात नहीं, 8R इज इक्वल टू 80। तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर तुम्हारा रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो आप बताओ। 10 गुना 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल से शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। राधा ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% दर पर 1,60,000 जमा करते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपको बताना है। अरे भैया ठीक है, जैसे ही अर्धवार्षिक आपने बोल दिया, हाफ ईयरली आपने पहले ही बोल दिया। अगर आपने हाफ ईयरली बोल दिया तो कोई बात नहीं, हम रेट को आधा कर देंगे, और टाइम अगर 2 साल है तो हम उसको 4 साल मान लेंगे। बोलिए, तो 5% का जब 4 बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है तो उस केस में जो रेट बनता है एक्चुअल में वो कितना बनता है, तो आप बोलेंगे 21.550625%। बोलिए, आपने रट्टा लगाया होगा इस चीज़ का। अगर R 10% होता तो 46.41%, लेकिन 5% वाले केस में ऐसा होता है, आपने इसको रट्टा लगाया होगा बढ़िया से। तो यही तुम्हारा ब्याज है जो कि मुझे इस मूलधन पे निकालना है, यानी कि 160 फिर 000 इंटू कर लो 21.550625%। का मतलब नीचे हो गया 100, और यहाँ पे डिसमल को हटाएंगे तो 3 और 3 6 आएगा, तो हम 4 यहाँ से काट देते हैं और 2 एक्स्ट्रा और आएगा। बोलिए, सही है ना भैया।
अब मेरा जो भी हिसाब किताब है वो मुझे काटना पड़ेगा अच्छे से, मुझे काटना पड़ेगा। तो देखो 25 गुणा 4 और ये बन जाएगा 25 अट्ठे 200, 155, 25 छक 50 यानी कि 2 जीरो, फिर हो जाएगा आपका 25 दूना 50, 25 पचे 125। सही काटा ना हमने। 4 से अगर आप काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, फिर 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, और फिर ये 25 से फिर इसको तुम काटोगे तो कितना आएगा देखो, 25 या 75, ठीक है। 11 दो 25 चौका 100, 12 जीरो, एक चौका 100, 200 यानी कि 8, और 25 यानी कि 1। यानी जो इंटरेस्ट तुम्हारा बन के आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना आया है आप देखो जरा, 34,481 रुपीज़। और ये इस सवाल का आंसर। अगर आपने ये चीज़ याद करा होगा तो आप इसका आंसर फटाफट निकाल पाएंगे। मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मुझे खुद से करना पड़े मैं बहुत फास्ट करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तुक्का लगाएंगे, देखो जैसे इस भाई ने लगाया है तो गड़बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है ताकि मैथमेटिक्स आप फास्ट कर पाएं। आगे बढ़ते हैं, 3 पे आते हैं। दशमलव के 2 स्थानों तक सही करते हुए उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिससे 3 इंटीजर 1/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटकर निकाला गया। जब घन से काट के निकालेंगे तो जो इसका साइड होगा वही उसका डायमीटर होगा, आपने ही पढ़ा होगा बहुत बार। बोलिए, इसी को हम बोलेंगे 7/2 सेंटीमीटर। यानी अगर हम रेडियस की बात करें तो आप बोलेंगे 7/4 सेंटीमीटर, बोलिए ना। तो मुझे उसका क्या निकालना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो जो शंकु का नीचे वाला सर्कल होगा, सर्कल हमने सर्कल समझ के बनाया, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं, जो नीचे का शंकु का पार्ट होगा सर्कल वाला, उसका रेडियस क्या होगा 7/4, चूंकि हमको सबसे बड़ा निकालना है, बिगेस्ट। और जो हाइट होगी आप मुझे बताओ कितना होगा, हाइट होगा ये आपका साइड के बराबर यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, तो इस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यानी कि 1/3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 49/16, और एच बटा 7/2, ठीक है। आओ जरा काटे, अगर तो 7 से कट जाएगा पूरा पूरा 7 बार में, ठीक है। ये 2 से काटोगे तो बन जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पे कटने वाला कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है मेरे को। 77 गुणा 11 यानी कि 11 7 77, कैरी हो गया 7, 77 और 7 कितना होता है, बोलेंगे 84/16 48, ठीक है। तो यहाँ अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप अगर पाएंगे कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक करी है। 7 सते 49 होगा, हमने 77 मान के गुना कर दिया, ठीक है। 7 सते 49 होगा ना, तो 490 और प्लस 49 और यानी कि ये 539 आएगी। हमने मिस्टेक से 800 समथिंग लिखा था, तो ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है। आओ जरा अगर डिवाइड कर दें, 48 1 जा 48, ये बन जाएगा 5 और 9 यानी कि फिर से 11 1 से ही कटेगा, और 11 फिर जीरो लगाओगे तो 48 दूना 96 लगभग ऐसे ये तुम्हारा आने वाला है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 11.2 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। हमने 11 देखा और फटाफट इसका आंसर लगा दो, टिक लगा के मार के निकल जाओ, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, मुझसे बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। आपका सवाल कह रहा है कि 18-19 से 20-21 के दौरान एक गांव में 4 फसलों के वर्षवार उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इन वर्षों में गेहूं के औसत उत्पादन, ठीक है, और दालों के उत्पादन जो औसत है उनके बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करनी। कोई दिक्कत नहीं, आओ जरा गेहूं और दाल का निकाल लें। ये है तुम्हारा गेहूं और ये है तुम्हारा दाल, दोनों का औसत का अंतर निकाल दो। देखो फास्ट कैसे गुणा करेंगे, 7 6 13 7 20 और 6 2600, 20 80 100, 9 9 18 यानी कि 280, 2600 और 280 तो आप बोलेंगे 2880 हो गया। बोलिए, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 4 3 7 3 10 2 1200, 70 और 80 150 और 160 यानी कि 1360। सही किया। हमको माइनस करके इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो 1380 होने के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा यानी कि 1520, और बटा कर लो आप 4, तो 4 तियाँ 12, 4 8 32 और 0 380 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। बहुत ही लो क्वालिटी के सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आते हैं नंबर 5 में कि हर्षा का जो व्यय है उसकी आय का 45% है, ठीक है। तो उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि होती है, तो उसके वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा बचत राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में हुई
परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल। उसका जो व्यय है 45%। मान लिया हर्षा ने 100 रुपया कमाया तो 45 उसने एक्सपेंड कर दिया, बोलिए, यानी 55 रुपया बचा लिया। ये तुम्हारा सेविंग अमाउंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुमसे कि ये तुम्हारा सेविंग अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है और ये उसने कमाया है, इनकम है उसका। इसमें कह रहा है कि 15% की वृद्धि हो गई तो 115 रुपये हो गए, लेकिन तब भी उसका जो सेविंग है वो समान रहता है, उसमें अंतर नहीं होती। इसका मतलब कितना हो गया, ये तुम्हारा 60 हो गया होगा। ठीक है, तो इस एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे 15 की वृद्धि आउट ऑफ 45। इसी को बोलते हैं 1/3 और इसी को बोलते हैं 33 इंटीजर 1/3% या 33.33%। बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आता हूं। इस पे आता हूं, ये जरा देखो क्या है ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो ए क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है वो ए क्यूब है, ठीक है, और ये तुम्हारा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस, यानी कि ऊपर जो वैल्यू बचेगा सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। दोनों को जोड़ोगे तो 1 इस सवाल का आंसर आएगा। बेहद ही घटिया किस्म का सवाल। नंबर 7 पे आते हैं। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 45 ऐसा कुछ पुट कर दीजिए जो मन करे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/√2, तो √2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि √2 माइनस, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस ये हो जाएगा √2, 1 प्लस √2। ठीक है, तो √2 माइनस, अब ये देखो, अब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा √2 माइनस 1, पता होगा आपको। अब ये देखो √2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग था सिंपल। अगर इतने की वैल्यू 7 है तो आपको इतने की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ x-2 है, यहाँ सिर्फ x है, तो यहाँ -2 लगा दो। तो जब यहाँ लगाए हो तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 के बराबर। अगर ये 5 के बराबर हो गया, अब देखो x-2 का क्यूब प्लस दिस का क्यूब, तो 5 का क्यूब करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 गुना 5 का जोड़ना पड़ेगा, यानी 125 और 15 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 140, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस व्यंजक को सरल कीजिए। जब भी साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम आए तो इन दोनों का सम अगर 90 हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये केस कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ऊपर 1 नीचे 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस। ठीक है, क्या हो गया भैया, 1 प्लस। ये कितना आ जाएगा, फिर वैसे देखो, अगर हम यहाँ बात करें कि इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा भैया कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस 53 बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 53 बन जाएगा, और साइन ऑफ 53 यहाँ वैल्यू कितना 1, तो 1 + 1 = 2। घटिया घटिया किस्म के सवाल अब आने लगे हैं। सभी छात्रों में किस छात्र का भार और कद सबसे कम है। ठीक है, भार भी कम और कद भी कम, तो कद मुझे यहाँ पे कम दिख रहा है 1.12, और भार भी सबसे कम, यानी कि ई इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना, बहुत ही घटिया घटिया किस्म के सवाल का सामना करना पड़ रहा है। 24,000 रुपये में एक एयर कंडीशनर खरीदा, वह इसका मूल्य 30,000 रुपये अंकित करता है, वह इसे ग्राहक को बट्टागत मूल्य पर बेचता है, फिर भी 9% का लाभ अर्जित करता है, तो दुकानदार ग्राहक को बट्टे कितना दिया गया। अगर 9% लाभ कमाया, ठीक है, 9% लाभ कमाया, सबसे पहली बात मुझे अगर दिख जाए कि सीपी में और एमपी में क्या रेशियो है तो आप देखेंगे 4:5 का रेशियो, तो 40 और 50 मान लेते हैं। ठीक है, आपने बोला कि 9% का लाभ हुआ, 9% कितना हो जाएगा, 3.6, यानी कि एसपी हमको चाहिए 43.6, एसपी हमको चाहिए 43.6। अब यहां से यहां जाने के लिए कितना डिस्काउंट दिया गया, तो आप बोलेंगे 6.4, 6.4। अब ये 6.4 इस 50 का कितना वैल्यू है, आप मुझे बता दो और इस सवाल का आंसर निकाल लो। बेहद ही आसान सवाल। गुणा कर लो 2 से, यानी कि 12.8%। जब ये परसेंटेज निकालना होता है तो मुझे इस एक्चुअल वैल्यू का मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ रेशियो निकालना होता है। हम वहां से निकाले, आंसर निकल गया। मध्यानुपाती के बीच का अंतर क्या होगा, 24 तथा 7 और 63 के मध्यानुपाती के बीच का अंतर। तो 7 और 63 की बात करूंगा तो इन दोनों को तुम गुणा करो और रूट कर दो, तो 7 यहाँ से बाहर, यहाँ 9 बचेगा तो 3 बाहर, यानी कि 21। अब तुम कहोगे 21 और 24 में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, 3 का अंतर है।
यहाँ पे आ जाओ साइन 58 और कॉस 32, तो इसको भी हम साइन 58 लिख सकते हैं, तो कट के हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन इंटू सेक की वैल्यू 1 होती है जब 2 थीटा का वैल्यू 90 होता है, तो यहाँ 1 हो गया। और tan 45 तो 1 ही है, इन दोनों का वैल्यू 1 ही है, मतलब 1 + 1 यानी कि 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि सीता और गीता मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सीता और गीता मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, सीता अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो गीता कितने वक्त में करेगी आपको बताना है। एलसीएम कितना 12, इफिशियंसी 3 और 2, अगर ये 2 है ये 3 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि 12/1 12 इस सवाल का आंसर होगा। बेसिक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। एक वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से इसके जीवा की जो लंबवत दूरी है मेरे भाई वो कितनी है, आप बोलेंगे 20 के बराबर, सवाल में दे रखा है। व्यास 58 है, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस कितना हो जाएगा 29, आधा हो जाएगा। आपसे जीवा की लंबाई पूछना होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर ये 20, 21, 29 आपने याद किया होगा ट्रिपलेट, तो ये काम तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि 21 दूना 42 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलिए। टीएम और टीएन केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एमओएन का वैल्यू 105 है, तो एमटीएन किसके बराबर होगा। अगर मैं एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर दूं तो देखना जरा। ठीक है, टीएम और टीएन, यहाँ पे एक टीएम हो गया, एक स्पर्श रेखा, और नीचे तुम्हारा जो है एक टीएन हो गया, ये तुम्हारा टी एम हो गया, ये तुम्हारा टी एन हो गया। ठीक है भैया, ओ वृत्त वाले स्पर्श रेखा में आपसे कह रहा है कि एमओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एमओ एन किधर है, देखो ये वाला एंगल को बोल रहा है कि ये तुम्हारा 105 है, तो ये 90 है और ये भी 90 है, तो इसका क्या हो जाएगा 75, क्योंकि आमने सामने का सम कितना हो जाएगा 180। आसान था ना। 90 का अंकित मूल्य का एक टूथपेस्ट 78 में सेल किया, मतलब 12 रुपया डिस्काउंट दिया 90 के बेस पे, तो दर आपको निकालना है। एक जीरो यहाँ से 3 और ये 4, यानी कि 40/3 को हम क्या बोलेंगे 13.33%। एक व्यक्ति ने 2000 प्रति पेटी के मूल्य से अंगूर की 10 पेटियां खरीदी, प्रत्येक पेटी में 20 किलो अंगूर थे। ये बढ़िया सवाल देखने में लग रहा है कि कुछ तो कंफ्यूज करेगा मेरे भाई। ठीक है, कंफ्यूज तो करेगा भैया। ठीक है, तो 2000 प्रति पेटी के मूल्य से अंगूर की 10 पेटियां खरीद ली। ठीक है, प्रत्येक पेटी में भैया 20 किलो अंगूर थे। ओके, उसने प्रत्येक पेटी को 2500 रुपये प्रति पेटी की दर से बेच दिया, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर जो है वो खराब हो गए। इसके अलावा उसने परिवहन शुल्क में 1000 रुपये का भुगतान किया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2000 प्रति पेटी से खरीदा, 10 पेटी खरीदा, मतलब 2000 गुणा 10 यानी कि 20,000 का वो अंगूर खरीद लिया। 1000 भुगतान किया परिवहन शुल्क पे, यानी उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो आप बोलेंगे 21,000 है। बोलिए भैया, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे अगर मुझे एसपी पता लग जाए तो मेरा काम हो जाए। बोलिए। 2500 रुपये प्रति पेटी उसने सेल करा है, समझ गए बात। 2500 रुपये प्रति पेटी उसने सेल करा है, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गए। समझ गए भैया, बढ़िया सवाल। अगर मैं बोलूं कि 2500 में एक पेटी यानी कि 20 केजी वो अंगूर सेल कर रहा है, क्योंकि एक पेटी में 20 किलो अंगूर थे, 10 किलो खराब हो गए, इसका मतलब पहले 200 केजी थे, तो अब कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 190 केजी। और 190 केजी का मतलब होता है भैया 9.5 पेटी, 9.5 पेटी इस केजी के हिसाब से, यानी 2500 को मुझे गुना करना पड़ेगा 19/2 से। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। ठीक है, एंड तुमको एसपी मिल चुका है 1900, 19/5 = 9, 19 दूना 38 और 9 47, 4 19 4 23। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 21,000 रुपया के अंगूर को 23,750 में सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ 2750 रुपया। और ये इस सवाल का आंसर है। थोड़ा सा लॉजिकल था, दिमाग लगाने वाला था। देखिए इस भाई ने ऑप्शन नंबर 4 चूज करा है, इसीलिए कहता हूँ आसान चीजें कभी कभी गलती हो जाती है, मिस्टेक ना करें। आसानी से करेंगे, हल्के में लेके करेंगे, ज्यादा लोड लेंगे ना दिमाग पे तो गलती हो जाएंगी।
किसी व्यंजक को सरल कीजिए। आइए जरा हल कर लेते हैं। अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी लिखूंगा तो आप यहाँ पाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 और इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा कट जाएगा उस सेकंड वाले पार्ट से, यानी कि जो आंसर बचेगा वो सिर्फ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर 2 बेहद ही घटिया सवाल दोबारा आ चुका है। एक मनी का जो सम है बिकम होता है 6,000 रुपया इन 3 साल में और 10,500 7 साल में और 7 साल एंड 6 महीने में एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी तुम कह सकते हो कि 3 साल और 7.5 साल में कितने का फर्क है, तो आप बोलेंगे 4 साल 6 महीना, यानी कि 4 1/2 ईयर्स। इसी को बोलेंगे 9/2 साल। 9/2 साल में 6,000 से बढ़ के 10,500 हो गया। अब चूंकि यहाँ ब्याज का ब्याज नहीं लग रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 9 सालों में जो तुम्हारा इंटरेस्ट आया वो कितना आएगा, 4,500 रुपया। 4,500 रुपया। आओ जरा हम क्या निकालें, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अब मुझे बताओ सिंपल तरीका से। 9.5 साल का ब्याज अगर 4500 है तो मैं काम करते हैं 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, 2 इधर और 9 इधर। 9 पचे 45, यानी कि 1,000 रुपया 1 साल का ब्याज है। 1,000 रुपया 1 साल का ब्याज है, यानी यहाँ पे 3 साल के बाद 6,000, तुम 3,000 कम करेंगे तो हमको मूलधन मिल जाएगा 3,000 रुपया। अब तुम मुझे बताओ कि 3,000 रुपया पर 1 साल का ब्याज अगर 1,000 रुपया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, 1/3, यानी कि 33 इंटीजर 1/3%। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21। दो मिश्र धातुओं यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात आपसे दे रखा है कि तुम्हारा 5:6 और 3:5, 5:6 और 3:5। यदि पहली मिश्र धातु के 242 केजी और दूसरी को आपस में मिलाया जाए तो जिंक का अनुपात क्या होगा मिश्र धातु में, आपको बताना है। तब यहाँ पे काट लीजिए ना। पहले देखो आप 6×5 11 और 5×3 8। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इक्वेट करेंगे, समान धातु समान बर्तन बनाएंगे। तो ये 8 है और ये 11 है, तो ऊपर 8 से गुना और नीचे 11 से गुना। ठीक है, पहला काम तो मैं ये करूंगा। फिर आपसे कह रहा है कि इसका जो है वो 242 केजी और इसका जो है 144 केजी आपको मिलाई जाती है, तब जाके आपको नयका वाला जो रेशियो है वो आपको बताना है क्या होगा नया रेशियो। ठीक है, अगर तुम देखोगे यहाँ से कटता हुआ कोई चीज दिखेगा आपको, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22। बोलिए सही है। ये कटेगा आपका 8 एकम 8, 8 अठे 64। ठीक है, अगर आप फिर से काटेंगे तो ये 11 बार में और ये 9 बार में। अब जरा गुना कर लीजिए, तो 11 पचे 55 और 3 9 27, 60 70 80 और 2 82। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों रेशियो एल्यूमिनियम का हमने जोड़ दिया मिश्र धातु में। अब यहाँ पे देखो 11 छक 66 और 9 पचे 45, जोड़ लो 66 प्लस 45 111, और ये तुम्हारा रिक्वायर्ड मिश्र धातु का क्या मिल गया, रेशियो, जिसमें एल्यूमिनियम और जिंक। इतना ही सवाल का आंसर हो जाएगा। गड़बड़ करेंगे, फास्ट करेंगे, गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, आसानी से करेंगे, हल्के में लेंगे सवालों को, तो फिर आप फास्ट कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ टाइम लगता है, वरना मैं बहुत फास्ट करूंगा इन सारे सवालों को। ठीक है, भागाकारक एक सवाल में भाजक जो है भागफल का 11 गुना, भाजक भागफल का 11 गुना। ठीक है, अगर ये x है तो ये 11x है। भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना, यानी अगर मैं शेषफल की बात करूं तो ये इसका 5 गुना है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि 5/11 इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं, नहीं मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 11/5 इंटू एक्स। अब मैं यहाँ 5 से गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा 11x, मतलब सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो शेषफल अगर 44 के बराबर है तो भाज्य क्या होगा, 11 चौक 44, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 20। x की वैल्यू आ चुकी है 20। अगर x की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो ये भी 20 हो गया और ये तुम्हारा 220 हो गया। बोलो ना,
आओ जरा गुणा कर ले। तो 220 गुणा 20 और प्लस शेषफलवा को जोड़ दो। ठीक है, यानी 22 गुना 4400 और प्लस 44, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आसान था, मुश्किल समझेंगे तो नहीं बनेगा, आसान समझेंगे तो बन जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी आगामी भर्ती प्रक्रिया में 324 नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है ना, जिनमें से 25% आईटी विभाग के शामिल होंगे। अब यहाँ पे देखो आईटी कितने हैं, आईटी वाला किधर है, ये वाला 30% है। ठीक है, तो नई भर्ती प्रक्रिया के बाद आईटी विभाग कर्मचारियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपको बताना है। संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, टोटल 7200 कर्मचारी हैं, उनमें से 30% कौन है, आईटी वाला पहले से है। मतलब 720 गुना 3 यानी कि 2160 तुम्हारा पहले से है, बोल सकते हैं। ये बिफोर तुम्हारा आईटी में इतने लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 324 नए कर्मचारी आएंगे, उनमें से 25% सीधा सीधा वो आईटी के होंगे, यानी कि 1/4 यानी कि 81, यानी कि 81। ठीक है, आपसे कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, पहले से इतना अब इतना और आ गया तो कितना वृद्धि हो गया, यानी कि 81 वृद्धि हुआ है आउट ऑफ 216 इंटू कर लो 100%। ये तुम्हारा इंक्रीमेंट का परसेंटेज है। बोलो बोलो। 9 9 81 9 2 18 9 चौका 36 4 6 24 4 25 यानी कि 225/6। ठीक है भैया। हाँ, मिस्टेक हमसे ये हुई है कि यहाँ पे हमने 2160 के बदले 0 छोड़ा है, और यही मेरे से मिस्टेक थी। तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, अभी और कटेगा। ठीक है, कभी कोई छोटी मिस्टेक भारी पड़ जाती है ना, तो ये वही होने वाली थी 45/12। अब तुम करोगे तो पता चल जाएगा, 12 या 36 9 0, तो पॉइंट लगा लो, 12 7 84 और 12 5 60, 3.75% इस सवाल का आंसर होगा। तो एक बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 पे आते हैं। एक जहाज धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर की चाल से, प्रतिकूल इतना की चाल से, स्थिर जल में जहाज की चाल क्या होगी, आपको एक्स निकालना है, दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए, यानी कि 34/2 यानी कि 17 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। 42 सेंटीमीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा एक 35 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है, तो उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबा छाया बनाता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 6:5 का रेशियो है। जहाँ पे ये जो है ये खंभा का है, और ये जो है छाया यानी कि शैडो का है। खंभा इज टू शैडो। अगर आपसे कह रहा है कि टावर का जो 25 कह रहा है कि 25 मीटर लंबी अगर छाया है, तो 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 6 की वैल्यू 30 होगी ना भैया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो से फास्ट कर पाएंगे। बाकी आप चाहें तो इसको हाई ना डिस्टेंस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करके भी बना सकते हैं, थीटा वीटा निकाल कोई फायदा नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। बाकी आपको समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है, भरोसा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।